स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए क्रॉनिकल मैगज़ीन जो पतली वाली आती है, उसके जनवरी 2025 के जो करंट अफ़ेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। इसके और भी पार्ट आएँगे, पार्ट 1 या 2 में सारी क्रॉनिकल मैगज़ीन जो जनवरी 2025 की है, वो कंप्लीट करा दी जाएगी। उम्मीद ये है कि आपको इस वीडियो से कुछ तैयारी में लाभ होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर किसी को भी इन नोट्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो वो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप करके संपर्क कर लें, कॉल ना करें, और आपको पूरी प्रोसेस डाउनलोड करने की बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं पार्ट 1 इस वीडियो का। सबसे पहले राज्यों के समाचार से शुरू करते हैं, और राज्यों के समाचार में सबसे पहले राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। एक महत्वपूर्ण बात जो रह गई है कि इस श्रृंखला में यानी इस मैगजीन में, जो कि दिसंबर 2025 की है, इसमें जो न्यूज़ होती हैं वो नवंबर 2024 की हैं। यानी इसमें नवंबर 2024 की न्यूज़ होंगी सारी की सारी। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि जनवरी 2025 की है तो जनवरी की ही न्यूज़ होंगी, क्योंकि मैगजीन्स अभी 2 महीना आगे चलती हैं या इसकी न्यूज़ 2 महीने लेट चलती है। ठीक है, थोड़ा छपने में, न्यूज़ का कलेक्शन करने में समय लग जाता है, अतः ये 2 महीने का अंतराल आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो उत्तर प्रदेश से समाचार है, जो न्यूज़ है, वह है उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा। उत्तर प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 9 नवंबर 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? आकांक्षा हाट। इस कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया जाता है। तो इसमें इन 2 लाइनों में आपको क्या-क्या याद करना है? सिर्फ 2 चीज़ें। कब शुभारंभ किया गया? 9 नवंबर को किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और कहाँ पर? लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और इस प्रतिष्ठान में कौन सा कार्यक्रम था? आकांक्षा हाट कार्यक्रम। अब क्योंकि ये राज्य की पहली, देखिए पहली जब भी कोई चीज़ होती है तो ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो क्योंकि ये राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा है, अतः ये न्यूज़ में है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इस बस सेवा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी योजना को शुरू करने के पीछे कोई ना कोई सरकार की मंशा होती है, और सरकार की मंशा होती है ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण। अतः इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं? 2 उद्देश्य लेके चल रही है ये बस सेवा। पहला, शहरी यातायात समस्याओं को कम करना, क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या होगी जनसंख्या वृद्धि के तहत। और दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस सेवा है, अतः पर्यावरण का संरक्षण तो इससे होगा ही होगा। अब अगला पॉइंट क्या है? संचालन से संबंधित। इसका संचालन 2 प्रकार से किया जाएगा, एक सुबह और एक शाम। सुबह में ये हेरिटेज बस सेवा की तरह प्रयुक्त की जाएगी, और शाम को यात्री बस सेवा के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। सरकार ने इसमें कुछ सुविधाएं भी दे रखी हैं। क्या सुविधाएं दे रखी हैं? पहली क्या है? सरकार ने इसमें कुछ सुविधाएं भी दे रखी हैं। क्या सुविधाएं दे रखी हैं? कि पहली, महिला यात्रियों को टिकट में 50% की छूट दे रखी है। महिला यात्रियों को टिकट में 50% की छूट दी है। और दूसरी जो सुविधा है वो क्या है? हेरिटेज रूट पर प्रत्येक शनिवार सुबह की यात्रा महिलाओं के लिए निःशुल्क होगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हेरिटेज रूट पे चलती है ये, तो प्रत्येक शनिवार को सुबह की यात्रा जो होगी वो महिलाओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा का जो प्लांट है, मतलब वाहन का जो प्लांट है,
वो कौन स्थापित करेगा? हिंदुजा समूह स्थापित करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा का प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो इसकी जिम्मेदारी हिंदुजा समूह को दी गई है। अगली जो न्यूज़ है उत्तर प्रदेश की वो है कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना। अब ये एक परियोजना है, इसका शुभारंभ यूपी के पीलीभीत और गोरखपुर जिले से हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी DICSC परियोजना इसका नाम है। इस परियोजना को नाम क्या दिया गया है? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? DICSC। अगला पॉइंट क्या कहता है? ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाओं का लाभ देना, ये इस प्रकार की परियोजना का उद्देश्य है। अगला पॉइंट क्या कहता है? 1 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई। पीलीभीत में 720 DICSC केंद्र तथा गोरखपुर में 1273 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश से संबंधित है, अतः उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ये थोड़ा डेटा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कितने? 720 केंद्र और गोरखपुर में कितने? 1273 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? ये जो पहल है वो 10 जिलों में मॉडल DICSC केंद्र स्थापित करेगी। यानी ये जो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की जो पहल है, वो परियोजना या वो पहल 10 जिलों में अपने अपने केंद्र स्थापित करेगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में करेगी, तो आप 10 जिलों में याद रखिएगा। ये परियोजना केवल उत्तर प्रदेश में ही DICSC सेंटर स्थापित नहीं करेगी, बल्कि अन्य राज्यों के अन्य केंद्रों पर भी करेगी। कौन कौन से राज्य हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। हो सकता है कभी कभार पूछा जाए, तो आप बस याद रखिएगा, इनको समझने के लिए है। तो अन्य DSC केंद्र कहाँ हैं? छत्रपति संभाजी नगर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। इसमें कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 870 केंद्र। चंबा हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ कितने स्थापित किए जाएंगे? 309। खम्मम जो कि तेलंगाना में है, 589। गांधीनगर गुजरात में कितने स्थापित किए जाएंगे? 288 स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ममित जो कि मिजोरम में है, वहाँ पर कितने? 100 स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर कितने? 415 स्थापित किए जाएंगे। लेह लद्दाख यहाँ पर कितने? 95 किए जाएंगे। तथा पुडुचेरी में कितने स्थापित किए जाएंगे? 81 DICSC केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगली न्यूज़ क्या कहती है? केंद्रों का कार्यान्वयन CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो कौन करेगा? CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये इन केंद्रों का कार्यान्वयन करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? परियोजना का बजट 31 करोड़ रुपए से अधिक है। प्लस का मतलब अधिक, तो 31 करोड़ रुपए से अधिक है। और यह परियोजना शुरुआत में 6 माह संचालित की जाएगी, जिसको आगे 9 माह तक बढ़ाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी शुरुआत में जो परियोजना है वो केवल 6 महीने के लिए संचालित की जाएगी। अगर कोई सुधार दिखेगा या ऐसा दिखेगा कि इस सुविधा का आनंद उठाया जा सकता है, तो आगे इसको 9 माह तक भी विस्तारित किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी जो परियोजना है इसका सर्वाधिक ध्यान कहाँ रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रामीण नागरिकों को केंद्रित योजना है ये, यानी ये योजना ग्रामीण नागरिकों पर ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली जो न्यूज़ है वो उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्ति के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं उनसे संबंधित है। 4 नवंबर 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने DGP नियुक्ति हेतु नए नियम को मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश का जो राज्य मंत्रिमंडल है उसने उत्तर प्रदेश के DGP की नियुक्ति हेतु कुछ नए नियम बनाए हैं और उनको मंजूरी दी है। इसको कहा जाता है
डीजीपी उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 इसको मंजूरी दी गई है। अब जो नए नियम बनाए गए हैं उनके तहत अब यूपी डीजीपी का जो चयन है वो उसमें एक समिति होगी, एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति करेगी। इस समिति में कौन-कौन शामिल होगा? तो इस समिति का जो अध्यक्ष होंगे वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड एक जज होंगे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनेगी और वो समिति उत्तर प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति हेतु संभावनाओं को तलाश करेगी। ठीक है, यानी जो भी मतलब यूपी का डीजीपी बनेगा अब आगे से, तो अब उसके लिए एक समिति विचार करेगी कि किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए और उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। ठीक है, तो चलिए पहले चयन समिति पर नज़र डाल लेते हैं कि चयन समिति में कौन-कौन शामिल होगा। तो कौन-कौन शामिल होगा? राज्य के सीएस, सीएस का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। इसके अतिरिक्त यूपीएससी का एक नामित व्यक्ति यानी यूपीएससी एक किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से भेजेगी जो कि यूपीएससी की तरफ से आएगा इस समिति में। ठीक है, इसको बोलेंगे यूपीएससी का एक नामित व्यक्ति। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति, मतलब या तो यूपीएस लोक सेवा आयोग के कोई अध्यक्ष शामिल होंगे समिति में, यदि वो अनुपस्थित हैं, यदि वो किसी कारणवश शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति आएगा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा ये तो 2 व्यक्ति हो गए, और कौन शामिल होगा चयन समिति में? गृह विभाग। देखिए ये जो गृह विभाग है उनके अतिरिक्त सीएस, सीएस का मतलब मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल होंगे या इसके अलावा प्रधान सचिव, ये भी हो सकते हैं। देखिए प्रधान सचिव भी हो सकते हैं, यानी गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या तो शामिल होंगे समिति में, या अगर वो अनुपस्थित हैं या वो शामिल नहीं हो सकते हैं तो प्रधान सचिव इस तरह के व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति शामिल होगा जो कौन होगा? राज्य के रिटायर्ड डीजीपी, यानी जो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं वो भी इस समिति में शामिल होंगे। तो इतने लोगों से मिला करके समिति बनेगी और उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? यूपी के हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, वो उसकी अध्यक्षता करेगा और समिति में ये व्यक्ति शामिल होंगे और ये समिति बनेगी, ये यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति करेगी। ये नए नियमावली में है। ठीक है, पुराने में ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अगला, अब बात करते हैं पात्रता। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को समिति ने चाहा और उठाया, इंटरव्यू लिया और किसी भी को यूपी का डीजीपी बना दिया। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्तें क्या हैं ये आप देख लीजिए। पहली शर्त क्या है? उम्मीदवारों के पास रिक्ति सृजन यानी जिस तारीख को रिक्त हुई है, यानी यूपी के डीजीपी का पद खाली हुआ है, की तिथि पर 6 माह की सेवा शेष होनी चाहिए। यानी जिस डेट को, जिस तारीख को पद खाली हुआ है यूपी के डीजीपी का, और जो व्यक्ति उस पद के लिए अप्लाई कर रहा है यूपी के डीजीपी पद के लिए, उस व्यक्ति का अपनी सेवा में 6 माह की सेवा शेष होनी चाहिए। मतलब 6 माह तक ही वो उस पद पे बना रह सकता है। आप आसान शब्दों में ऐसा समझ लीजिए। ये पहली शर्त है। इसके अलावा दूसरी शर्त क्या है? वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 यानी लेवल 16 या डीजी की भूमिका में वो कार्यरत हो। मतलब यूपी के डीजीपी के अलावा वो यूपी के महानिदेशक के समकक्ष जो पद होते हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्य कर रहा हो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही हो, लेकिन डीजी की भूमिका में वो कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 शर्तें हैं। इन शर्तों को अगर आप पूरी करेंगे तो फिर समिति विचार करेगी। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ किससे संबंधित है? सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी। सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी, इसमें क्या न्यूज़ है? पहला पॉइंट क्या कहता है? 4 नवंबर 2024 को यूपी कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट है उसके द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। किस प्रकार की परियोजना है ये? सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना, यानी इस परियोजना के तहत सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।
कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट इस इकाई का निर्माण होगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो इकाई है, अगला पॉइंट क्या कहता है? ये जो इकाई है उसमें HCL समूह की वाम सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा हीरा नंदानी ग्रुप की टॉर्क सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां मिलकर के इस इकाई का निर्माण करेंगी। इसमें दोनों इकाइयां यानी दोनों कंपनियां कितने कितने रुपए का निवेश करेंगी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें वाम सुंदरी द्वारा 3,706 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और इस परियोजना में छोटे पैनल ड्राइवर आईसी, छोटे पैनल स्मॉल पैनल ड्राइवर आईसी और डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट की 2,40,000 इकाई बनाई जाएंगी। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगला है पशुपालन एवं पैरा वेटनरी पाठ्यक्रम की शुरुआत। तो इसमें क्या क्या है? डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसको मंजूरी 4 नवंबर 2024 को दी गई, इसके द्वारा यूपी कैबिनेट के द्वारा। इसके लिए एक प्रकार की नीति बनाई जाएगी और उस नीति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी अभी तक पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ है या पाठ्यक्रम को लागू करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इस प्रकार का एक पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है या किस किस आधार पर लागू किया जा सकता है, इससे संबंधित जो नीतियां हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको कैसे बनाया जाए या लागू कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई। तो अब याद रखिएगा, अभी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, अभी किसी प्रकार के नीतियों को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? इस पहल में ग्रामीण क्षेत्र में पशु देखभाल की गुणवत्ता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, या ऐसा सोचा जा रहा है कि ये जो पहल है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु देखभाल, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारत जैसे देश में जब व्यक्तियों का इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित इतना ध्यान नहीं दे पा रही है सरकार, तो फिर पशुओं की देखभाल कैसे हो पाएगी? तो सरकार इस क्षेत्र में थोड़ा गंभीर है, अतः उसने इस प्रकार की नीतियों को बनाने के लिए एक मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें छोटी सी न्यूज़ है कि वर्तमान पशु चिकित्सक जो देश में हैं वो 34,500 हैं, जबकि यूपी में 8,193 हैं। ये केवल डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ जो है वो क्या है? वीरगाथा परियोजना 4.0। अब ये परियोजना क्या है उस पर हम लोग आगे देखेंगे। इसका संबंध यूपी से कैसे है वो पहले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश को इस परियोजना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी जो परियोजना है इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अतः ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाता है ये डाटा। इसमें दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर बिहार है। ठीक है, इसमें यूपी में 45 लाख नामांकन हुए, जबकि दिल्ली में 18 लाख नामांकन हुए और बिहार में 13 लाख नामांकन के साथ ये तीसरे नंबर पर है। अगला पॉइंट क्या कहता है? देश में सबसे अधिक भागीदारी वाले 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को शामिल किया गया है। यानी इस परियोजना में, जो कि जिसका नाम है वीरगाथा परियोजना 4.0, इस परियोजना में देश के सबसे अधिक भागीदारी करने वाले 50 जिले जो हैं उसमें से यूपी के कितने जिले शामिल हैं? 18 जिले शामिल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिले जो हैं उनके बारे में देखिए। तो उन जिलों के नाम दिए गए हैं और ब्रैकेट में कितने नामांकन हुए हैं वो दिया गया है। तो सबसे पहले पीलीभीत आता है। पीलीभीत में कितने नामांकन हुए हैं? 2.92 लाख, यानी 2,62,000। इसके अतिरिक्त बुलंदशहर में कितने हुए हैं? 2,62,000। बुलंदशहर में 2.62। संत कबीर नगर में कितने हुए हैं? 2.35। लखीमपुर खीरी में कितने हुए हैं? 1.32 लाख। ठीक है, सिद्धार्थनगर में कितने हुए हैं? 1.24 लाख। हरदोई में कितने हुए हैं? 1.22 लाख और लखनऊ में 1.19 लाख
नामांकन हुए हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा वीर गाथा परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो वीर गाथा परियोजना में इसका लॉन्च जो हुई थी, जो शुरुआत हुई थी वो 2021 में हुई थी और ये एक संयुक्त पहल है कि किसकी किसकी है, रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है ये। तो दो मंत्रालयों की या विभागों की ये एक संयुक्त पहल है। इसमें शामिल कौन कौन, रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इस परियोजना को लॉन्च किया गया था एक वीरता पुरस्कार पोर्टल के रूप में, यानी ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि वीरता या बहादुरी से संबंधित पुरस्कारों को प्रदान करेगा। हालांकि ये पोर्टल नहीं प्रदान करेगा, पोर्टल पर आप नामांकन कराइए, उसके बाद छटनी होगी, फिर आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छात्रों को सशस्त्र बलों यानी हमारे जो आर्मी है इसके वीर जवानों की कहानियों से जोड़ना, यानी जो वीर जवान है आर्मी से उनकी कहानियों से जोड़ना। ये इस किसको जोड़ना? छात्रों को जोड़ना। ये इस परियोजना का एक उद्देश्य है। इस परियोजना में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी शामिल होते हैं और ये रचनात्मक गतिविधि में शामिल होते हैं। किस प्रकार की रचनात्मक गतिविधि, थोड़ा ये देख लेते हैं। कविता, निबंध, कहानी, चित्रकला और वीडियो प्रतियोगिता। इस प्रकार की जो प्रेरक कहानियां हैं उनमें जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। वो क्या है? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024, इसकी वैधता को जांचा गया है इस न्यूज़ के माध्यम से। इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनियम को संवैधानिक बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संवैधानिक बताया और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया है? 5 नवंबर 2024 को। ये मामला अंजुम कादरी वर्सेस भारत संघ एवं अन्य से संबंधित था। इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 का मदरसा अधिनियम का जो असंवैधानिक होना था वो खारिज हो गया। यानी इस फैसले से फर्क क्या पड़ा? सबसे पहले फर्क ये पड़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 22 मार्च 2024 का जो फैसला था जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक बताया गया था वो पूर्णतः खारिज हो गया। पहली बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ओवरकम कर दिया, ये पहला था। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक क्यों बताया? तो उसका आधार क्या दिया था हाईकोर्ट ने अपनी व्याख्या में कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और आर्टिकल 14, 21 और 21A का उल्लंघन करता है। ये मदरसा अधिनियम, हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका और इसके अतिरिक्त आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त यह यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 के विपरीत है। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो ये 3 आधार थे जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब वर्तमान में क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि अधिनियम का उद्देश्य मदरसों द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना है। ठीक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सुप्रीम नियम है उसका उद्देश्य मदरसों द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना है, बाकी किसी प्रकार का उल्लंघन करना नहीं है। वे प्रावधान जो मदरसा बोर्ड को उच्च शिक्षा कामिल यानी पीजी, फाजिल, जेआरएफ के लिए पाठ्य पुस्तकें और दिशा निर्देश जारी करते हैं उनको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सबको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये असंवैधानिक नहीं है, इसके ये संवैधानिक है, लेकिन उन नियमों को खारिज कर दिया जो कि क्या करते हैं? मदरसा बोर्ड को उच्च शिक्षा यानी कि पीजी और जेआरएफ के लिए पाठ्य पुस्तकें और दिशा निर्देश जारी करने की
वैधता देते हैं, उनको खारिज कर दिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। मदरसा अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 जो कि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा जैसे विषयों से संबंधित है और विश्वविद्यालय शिक्षा के विषयों से संबंधित है, और यह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता में आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में, ऑर्डर में बोला है। अन्य खबरों पर नजर डालते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 16,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी कुल लागत कितनी आएगी, 185 करोड़। इनको ग्रांट दे करके, कंपोजिट ग्रांट दे करके इनका कायाकल्प किया जाएगा। दूसरी न्यूज़ क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत का 16वां संस्करण जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ, लखनऊ में आयोजित हुआ। कब हुआ, 15 से 18 नवंबर 2024 के बीच में। अगला पॉइंट क्या कहता है, सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, आजमगढ़ जिले में हुआ। कहाँ पर, आजमगढ़ के जिले के इटौरा चंदेश्वर में। कब हुआ, 11 नवंबर 2024 को हुआ। इसके अतिरिक्त स्थलों के निकट सेम स्टे को बढ़ावा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और बेबी वर नेस्दस के बीच समझौता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। क्यों हुआ है, कि पर्यटन स्थलों के निकट होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए। अगली न्यूज़, 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जो कि मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत कितनी आ रही है, 61.80 करोड़ रुपए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है बस। अगले पॉइंट क्या है, महाकुंभ के दौरान बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, प्रयागराज में। इसकी थीम क्या होगी, कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और दूसरा क्या है कि ये महाकुंभ से संबंधित है। ठीक है, तो आप दो चीज़ें याद रख लीजिए इसको बस इसमें, और वो क्या क्या आपको याद रखनी है कि बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हो रहा है और इसकी थीम क्या है। बस अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। पहली न्यूज़ क्या है, पीएम मोदी द्वारा बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली क्या है, कितने करोड़ रुपए की परियोजना है ये, और कहाँ पर आयोजित हुई है, बिहार के जमुई में। दिवस कौन सा था, जनजातीय गौरव दिवस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, और इस वर्ष इस जयंती का क्रम क्या था, 150। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ क्या है, बेंगलुरु में 28 अक्टूबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। अगली, पहली एशियन महिला ट्रॉफी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ राजगीर में। राजगीर कहाँ है, बिहार में, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ क्या है, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के पहले कुलपति किसको बनाया गया है, शिशिर सिन्हा को। तो ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के पहले कुलपति कौन है, शिशिर सिन्हा। अगली न्यूज़ है, भागलपुर बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या रखा गया है, अजगैबीनाथ धाम। ठीक है, तो बस अब नाम जो बदले गए हैं वो आप याद रखिएगा बस। अगली न्यूज़ क्या कहती है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ और न्यूनतम विषैली प्रजाति कैट स्नैक, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोइगा ट्राइगोनाटा, बोइगा ट्राइगोनाटा, इसकी खोज की गई है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में क्या है, राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 35% कर दिया गया है। यह वृद्धि सभी आरक्षित श्रेणियों पर लागू होगी, यानी SC ST OBC सब पर लागू होगी। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश से संबंधित। हिमाचल प्रदेश पर आते हैं।
वनखंडी क्षेत्र में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान धारणीय एवं पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय हरित भवन परिषद यानी IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पहला शब्द आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ बिंदु और भी हैं जो समझने लायक हैं। क्या क्या है? कांगड़ा स्थित यह परियोजना 619 करोड़ की लागत से निर्मित है। इसमें एशियाई शेर, हॉक हिरन, मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकली, घड़ियाल सहित पक्षियों की 73 प्रजातियां रहेंगी। तो कितनी प्रजातियां रहेंगी? 73 पक्षियों की। तो बस इतना ही है। अगली न्यूज किससे है? उड़ीसा से है। उड़ीसा में क्या है? 5th EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव का आयोजन 2024 कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। उद्भव नामक शीर्षक से आयोजित यह उड़ीसा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी NESTS द्वारा आयोजित है। EMRC ये क्या है? EMRC क्या है? 1977-78 में शुरू हुई। ये अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ये इसका उद्देश्य है। इंडियन रोड कांग्रेस का 83rd वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। किनके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, जो कि क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इंडियन रोड कांग्रेस क्या है? थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इंडियन रोड कांग्रेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ? 1934 में हुआ और जयकर समिति की सिफारिश पर हुआ। ये आप याद रखिएगा, जयकर समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है। अगली न्यूज क्या है? भारतीय सड़क कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? प्रोफेसर मनोरंजन परिदा को भारतीय सड़क कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसका 84th सत्र जो है वो कहां पर? गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले राज्य पर। अगला राज्य है गुजरात। विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप गुजरात ने देश की पहली, देखिए पहली है तो जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 जारी की, यानी 22 से 27 की जो नीति है वो जारी की। तो आप डेट याद रखिएगा कब से कब तक है? 2022 से 27 तक। ये देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है जो किसके द्वारा जारी की गई? गुजरात सरकार के द्वारा। ये पहली न्यूज है। अगला का पॉइंट क्या कहता है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया? 2021 में लॉन्च किया गया। इसका कुल बजट कितना था? 76,000 करोड़ रुपए। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज क्या है? साड़ंद में एक उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट मार्क एवं पैक ATMP असेंबली टेस्ट मार्क एवं पैक प्लांट की आधारशिला रखी गई है। कहां पर? साड़ंद में। इस परियोजना की जो कीमत है वो 22,500 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब थोड़ा भारत के सेमीकंडक्टर प्लांट बाजार के बारे, मार्केट के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो सेमीकंडक्टर बाजार है वो 2020 में उसकी कीमत थी 15 बिलियन $, जो कि बढ़ करके 2026 तक कितनी होने की संभावना है? 63 यानी 63 बिलियन $। ठीक है। अगली न्यूज है नागालैंड से। नागालैंड, मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बना। ये
इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि मेजुरी जो है वो नागालैंड का 17वां जिला बन गया है, यानी इसके पहले इसमें 16 जिले हुआ करते थे, अब टोटल 17 जिले हो गए हैं। नया जिला है मेजुरी। इसमें 31 गांव शामिल हैं और इसका जो क्षेत्र है वो 1011 किलोमीटर वर्ग का होगा। यह नगा जनजाति द्वारा बसाया म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इस वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप भी थोड़ा याद रखिएगा इसको बस। ठीक है, अगली न्यूज़ कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। क्या न्यूज़ है? अगले 3 वर्षों में 500 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यानी CBG कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र प्लांट CBG प्लांट स्थापना हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ आंध्र प्रदेश सरकार का एक समझौता हुआ है और इस समझौते में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद जताई जा रही है। यह रिलायंस के 2000 CBG यूनिट राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा है। कितने? 2000। रिलायंस ने एक लक्ष्य रखा था, राष्ट्रीय लक्ष्य, जिसमें उसने कहा था कि 2000 CBG वो स्थापित करेगा, उसका एक हिस्सा है ये 500 CBG आंध्र प्रदेश में स्थापित करना। अनुमानित नौकरियां इससे जो मिलेंगी वो 2.5 लाख होंगी, या सृजन जो होगा उनका 2.5 लाख होगा, और प्रत्येक संयंत्र पर जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 130 करोड़ रुपए की खर्चा आने की संभावना है। अगली न्यूज़ है कर्नाटक से। तो अगली जो न्यूज़ है वो कर्नाटक से है। बेंगलुरु शहर में स्थित ISEC यानी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी यानी DPC का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 8 नवंबर 2024 को। क्योंकि ये पहली है, तो पहली जब भी कोई चीज़ होती है तो थोड़ा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो पहली है तो आप याद रखिएगा क्या है ये पहली। शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी यानी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, जिसकी स्थापना कहाँ की? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। कहाँ पर? ISEC यानी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में। ठीक है, घड़ी की खासियत क्या है? तो घड़ी हर 1 मिनट 10 सेकंड पर राज्य की जनसंख्या और हर 2 सेकंड पर, देखिए 2 सेकंड पर, ये आप याद रखिएगा, हर 2 सेकंड पर देश की जनसंख्या के आंकड़े अपडेट करेगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप बस इसको समझ लीजिए फटाफट। 3 नवंबर 2024 को मणिपुर में निंगोल चक्कौबा त्यौहार मनाया गया। त्यौहार क्या है? निंगोल चक्कौबा। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ये त्यौहार मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए न्यूज़ में था ये। अगला पॉइंट क्या कहता है कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 14 नवंबर 2024 को 13 दिवसीय ऐतिहासिक 9 GB व्यापार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। 9 GB व्यापार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगली न्यूज़ क्या है? भारत गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस IGDC का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? हैदराबाद में आयोजित हुआ। तो बस आप डेटा याद रखिए। अगली जो न्यूज़ है वो असम से संबंधित है। असम में करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि रखा जाएगा। तो क्योंकि इस समय नाम बदलने की परंपरा एक चली आई है, तो अतः उसी क्रम में असम ने भी अपने एक जगह का नाम, स्थान का नाम बदलने की घोषणा की है, और उसने क्या कहा है कि वो करीमगंज का नाम बदल करके क्या कर देगा? श्री भूमि कर देगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 की जो राष्ट्रीय खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे।